हमने जो है केवल इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या होती है, समष्टि अर्थशास्त्र के क्या क्या फीचर्स होते हैं और समष्टि अर्थशास्त्र का क्या महत्व है और क्या क्या इसकी सीमाएं हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हम जो है प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। अब जो आपका कॉन्सेप्ट है अब बिल्कुल ध्यान से समझना है, क्योंकि अब जो हमें पढ़ना है वो आगे अब आपका सारा कनेक्टेड है एक दूसरे से। ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र की कुछ मूल अवधारणाएं, ये आपके चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर के अंदर हम सीखेंगे, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में डाल रहा हूँ। आपके पास अगर पुरानी बुक है तो चैप्टर नंबर 1 भी हो सकता है, क्योंकि इंट्रोडक्शन वाला नहीं होगा आपके उसमें। तो हमारे चैप्टर का नाम है समष्टि अर्थशास्त्र की कुछ मूल अवधारणाएं। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हम क्या सीखेंगे, इस चैप्टर के अंदर हम ये सीखेंगे वस्तुएं क्या होती हैं, वस्तुएं कितने तरीके की होती है, और क्या कहते हैं आय का चक्रीय प्रवाह क्या होता है, वास्तविक प्रवाह क्या होता है, मौद्रिक प्रवाह क्या होता है, निवेश क्या होता है, स्टॉक फ्लो, कई सारी चीज़ें हैं जो इस चैप्टर के अंदर हम सीखेंगे। और आने वाला जो चैप्टर है आपका राष्ट्रीय आय, उसमें जो है बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से, और बस आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई छुट्टी मत कीजिएगा। ठीक है, अगर छुट्टी कर दी, एक भी क्लास मिस हो गई, ठीक है, वैसे तो रिकॉर्डेड मिल जाएगी, बट जो सामने से है समझ में आएगा, उतना अच्छा जो है बाद में समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वस्तुएं जो हैं वो क्या होती हैं। दो वर्ड आपको समझने हैं। देखो, सबसे पहला जो वर्ड है वो है उपभोक्ता। उपभोक्ता जो है वो कौन है, बिल्कुल बेसिक सी टर्म है। उपभोक्ता जो है वह व्यक्ति है, ठीक है, उपभोक्ता जो है वह व्यक्ति है जो कि क्या करता है, जो कि वस्तुओं का और सेवाओं का उपभोग करता है। ठीक है जी, वस्तुओं का और सेवाओं का उपभोग करता है। क्यों करता है उपभोग वस्तुओं और सेवाओं का? ताकि अपनी नीड और अपनी वांट्स, इसको क्या कर सके, अपनी नीड और अपनी वांट्स इसको जो है पूरा कर सके। और उपभोग करने से क्या मिलता है, उपभोग करने से इसको जो मिलता है वो मिलता है संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन, जिसको हमने इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में यूटिलिटी के नाम से पढ़ा है, वो है उपभोक्ता। उत्पादक कौन होता है जी? उत्पादक जो है ये भी एक व्यक्ति है जो कि क्या करता है, जो कि जो है वस्तुओं का और सेवाओं का, ये क्या करता है, वस्तुओं का और सेवाओं का, यहाँ पे ये तो करता है उपभोग, और ये क्या करता है, ये करता है उत्पादन। उत्पादक हमारे लिए वस्तुओं का और सेवाओं का उत्पादन करता है। उत्पादन का मतलब होता है निर्माण करना, उसको बनाना, ठीक है। और उपभोक्ता क्या करता है, उपभोक्ता जो है उस चीज़ को उपभोग करता है। ये क्यों करता है, इसको क्या मिलता है भाई, उपभोक्ता को तो उपभोग करने से मिलती है संतुष्टि, और उत्पादक को क्या मिलता है, उत्पादक को मिलता है लाभ। ठीक है, चैप्टर का नाम है भाई समष्टि अर्थशास्त्र की कुछ मूल अवधारणाएं, ये हमारे चैप्टर का नाम है। ठीक है, आपकी बुक में पुरानी है अगर, तो पहले में भी हो सकता है समष्टि अर्थशास्त्र की कुछ मूल अवधारणाएं, ये आपके चैप्टर का नाम है। ठीक है, नई वाली होगी तो दूसरा ही होगा, और पुरानी है तो जो है आपका पहले में मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे आपको ये जो सबसे पहले तो ये दो बिल्कुल बेसिक वर्ड हैं जो आपको समझने हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स के अंदर ये यूज़ होने हैं। उपभोक्ता वो व्यक्ति है जो वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है ताकि अपनी नीड और अपनी वांट्स को पूरा कर सके, और उपभोग करने से मिलती है संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन। उत्पादक वो व्यक्ति है जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है, निर्माण करता है, मतलब उनको बनाता है, और बनाने से क्या मिलता है, बनाने से मिलता है उसको लाभ, प्रॉफिट। यहाँ पे जो एक बिल्कुल बेसिक टर्म है जो आ रही है वो है वस्तु और सेवा, तो हमें क्या समझना है, हमें ये समझना है वस्तुएं क्या होती हैं, सेवाएं क्या होती हैं, और वस्तुओं और सेवाओं के अंदर जो है क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वस्तुओं के रिगार्डिंग और सेवाओं के रिगार्डिंग, कि वस्तुएं और सेवाएं जो हैं ये क्या होती है और इसके अंदर क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले तो जो वस्तुएं जो होती हैं ये होती हैं आपकी भौतिक। भौतिक का मतलब क्या होता है,
भौतिक का मतलब होता है कि वस्तुओं को आप जो है देख सकते हो, वस्तुओं को आप जो है छू सकते हो। लेकिन जो सेवाएं होती हैं, सेवाएं जो होती हैं ये होती हैं आपकी अभौतिक। अभौतिक का मतलब होता है ना तो आप इसको देख सकते हो और ना ही आप इसको छू सकते हो, ना ही देख सकते ना ही छू सकते, मतलब कि ये इनटेंजिबल होती हैं। एक होती है भौतिक जिसका मतलब होता है टेंजिबल, और एक होता है अभौतिक जिसका मतलब होता है इनटेंजिबल, जो ना ही दिखती हैं ना ही हम छू सकते इसको, मतलब कि मिस्टर इंडिया होती हैं। ठीक है जी। दूसरा जो है, ये सबसे पहला डिफरेंस है वस्तु और सेवा के अंदर। दूसरा जो है, जो इसके अंदर डिफरेंस है वो ये है कि जो वस्तुएं होती है ना, उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम हस्तांतरण कर सकते हैं। हस्तांतरण का मतलब क्या होता है, हस्तांतरण भी लिख सकते हो। ठीक है, इसका मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पे हम रख सकते हैं। जैसे भाई बुक होती है, बुक को इधर से उधर उठा के रख दिया, चेयर है इधर से उधर उठा के रख दिया। भाई वस्तुओं को हम एक जगह से दूसरी जगह पे रख सकते हैं क्योंकि उसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। लेकिन जो चीज़ दिख ही नहीं रही है उसका हस्तांतरण जो है हम नहीं कर सकते। जब वो दिख ही नहीं रही है तो फिर उसका हस्तांतरण जो है हम किस तरीके से करेंगे, उसका हस्तांतरण जो है वो होगा ही नहीं। तो सेवाओं का हस्तांतरण नहीं हो सकता। जो वस्तुएं होती हैं उसका हम भंडारण जो है कर सकते हैं, लेकिन जो सेवाएं होती हैं उसका जो हम भंडारण है ना, इसका हम भंडारण नहीं कर सकते। भंडारण का मतलब क्या होता है, भंडारण का मतलब होता है कलेक्शन करना, इकट्ठा करना। भाई कई सारी बुक्स हैं, एक जगह इकट्ठी करके रख दी तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा कलेक्शन। बुक होती है ना हमारे पास इतनी सारी, कलेक्शन कर दिया एक ही जगह। और जो चीज़ दिख ही नहीं रही उसका मैं भंडारण कैसे करूँगा, उसका कलेक्शन नहीं हो सकता। सेवाओं को ना तो हम हस्तांतरण कर सकते, सेवाओं का ना ही हम भंडारण कर सकते। अच्छा जी, और क्या क्या डिफरेंस होता है इसके अंदर। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो डिफरेंस होता है वस्तु और सेवा के अंदर, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। वस्तुओं के अंदर क्या होता है, वस्तुओं के अंदर उत्पादन और उपभोग, उत्पादन और उपभोग इन दोनों के बीच में समय का अंतर होता है। क्या होता है इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में समय का अंतर होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे कोई बुक है, जैसे मान लो मेरे पास जो है, मेरे पास जो है एक बुक है, वो जो बुक है वो टी.आर. जैन की बुक है। ठीक है, तो ये जो बुक है ये डायरेक्ट मेरे पास नहीं आ गई है। ठीक है, पहले इसका उत्पादन हुआ। ठीक है, पहले इसका उत्पादन हुआ, उत्पादन होने के बाद होलसेलर के पास आई, फिर रिटेलर के पास आई, तब जाके उपभोक्ता ने इसका यूज़ किया, मतलब कि मैंने इसका यूज़ किया तब जाके ये बुक आपके पास आई है। मतलब जब से ये बनी है, जब से इसका मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, तब से लेके जब तक आपने इसको यूज़ किया है उसके बीच में क्या है, उसके बीच में समय का अंतर है। ऐसा नहीं बनता ही ला मेरे को दे दे मैं पढ़ूंगा, ऐसा नहीं है। उत्पादन और उपभोग में, वस्तुओं में क्या होता है, समय का अंतर होता है। लेकिन जो सेवाएं होती हैं, सेवाओं में क्या होता है, सेवाओं के अंदर उत्पादन और उपभोग, उत्पादन और उपभोग इसके बीच में जो है समय का अंतर नहीं होता। इसका मतलब क्या होता है, समय का अंतर नहीं होता यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि भाई जैसे कि सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल समझते हैं कि वस्तुओं का क्या क्या एग्जाम्पल होता है और सेवाओं का क्या क्या एग्जाम्पल होता है। जैसे कि अगर हम इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, बुक से लिख दीजिए, चेयर लिख दीजिए, कुछ भी लिख सकते हो। हर वो चीज़ जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, जो ह्यूमन की वॉन्ट्स को सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है आपका, वो कहलाती है आपका वस्तु कहलाती है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे जो है डॉक्टर है, टीचर है, एडवोकेट है। ठीक है, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, ये सब एग्जाम्पल हैं, ये सब एग्जाम्पल हैं किसके, ये सब एग्जाम्पल हैं आपके सर्विसेज के। ठीक है, सेवाओं के ये एग्जाम्पल है। केशव अभी बता रहा हूँ आपके इसका सवाल का जवाब, ये सब सेवाओं के एग्जाम्पल हैं। अब इसका मतलब क्या है, उत्पादन और उपभोग में समय का अंतर होता है।
इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं आपको अपनी सर्विस दे रहा हूँ, मेरी सर्विस का जो टाइम है, अभी आप मेरे से पढ़ रहे हो, मेरी सर्विस का जो टाइम है 8 से 9 है, ठीक है? तो मेरी सर्विस मतलब 8 से 9 बजे मेरी सर्विस का क्या हो रहा है? मेरी सर्विस का जो उत्पादन का जो टाइम है ये 8 से 9 बजे है। और आप इसका उपभोग कब कर रहे हो? आप इसका जो उपभोग है, आप इसका यूज कब कर रहे हो? उपभोग भी आप इसका 8 से 9 बजे ही कर रहे हो। अगर आप अपनी मर्जी से अगर चाहें कि मैं तो रात के 11 बजे क्लास लूंगा, क्या आपको रात के 11 बजे क्लास मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि उस टाइम जो है ये आपकी प्रोड्यूस ही नहीं होंगी, मेरी सर्विस उस टाइम पे अवेलेबल ही नहीं है। तो सेवाओं के अंदर क्या होता है, जब ये उत्पादित हो रही होती हैं तभी इसका उपभोग हो जाता है। लेकिन जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर की दुकान शाम को 6 से 10 बजे तक खुलती है, मतलब वो अपनी सर्विस जो है 6 से 10 बजे तक जो है वो दे रहा है। अगर आप क्या हो, इसका उत्पादन हो रहा है 6 से 10 बजे, भाई सुबह का टाइम होता है डॉक्टर का और शाम का होता है। जैसे सुबह खुलती है 10 से 1 बजे, शाम को खुल गई 6 से 10 बजे, यही होता है डॉक्टर दुकानों पे टाइम। तो अगर आप चाहो कि रात के 3 बजे जाके उसकी सर्विस ले लूं, तो उसकी सर्विस मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। क्यों? दुकान ही बंद मिलेगी, उसकी सर्विसेज का उत्पादन ही नहीं हो रहा होगा। तो सेवाओं के अंदर क्या होता है, जब ये प्रोड्यूस हो रही होती है तभी इसका जो है उपभोग हो जाता है। लेकिन वस्तुओं में ऐसा नहीं होता, वस्तुओं के अंदर उत्पादन और उपभोग में समय का अंतर होता है। तो सबसे पहले तो आपको ये पांच तरीके के आपको जो है अंतर को समझना है कि वस्तुएं क्या होती हैं, सेवाएं क्या होती हैं। वस्तुएं भौतिक होती हैं जिसको देख सकते हो, छू सकते हो। सेवाएं अभौतिक होती हैं जिसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। वस्तुओं को हस्तांतरित किया जा सकता है, सेवाओं को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पे इसका एक भाई सर्विस का इंडिया से फॉरेन में प्रोवाइड करवाया तो जाता है, ये हस्तांतरण ही तो हो गया। देखिए यहाँ पे एक इस डाउट है एक बच्चे का, ये कह रहा है एक बंदा है, ठीक है, ये मैंने बोला भाई सेवाओं के एग्जाम्पल है डॉक्टर, टीचर, एडवोकेट। हस्तांतरण का मतलब क्या होता है? अब मान लीजिए ये एक डॉक्टर है, ठीक है, ये एक डॉक्टर है, इसका जो क्लिनिक है ये इंडिया के अंदर है, ठीक है, ये अपनी सर्विस इंडिया के अंदर देता है, ठीक है। तो अब वो एक अलग बात है कि अगर ये जो है, अब मान लो अमेरिका में चाहिए, ठीक है, अमेरिका में डॉक्टर चाहिए, बट ये अपनी सर्विस अमेरिका के अंदर देता ही नहीं है, ये तो इंडिया के अंदर ही रहता है, ठीक है। एडवोकेट है, मान लो वो जो है मान लो वो किसी कोर्ट के अंदर काम करता है, तो अब अमेरिका के कोर्ट के अंदर कोई ज़रूरत है तो वो उसकी सर्विस वहाँ अवेलेबल नहीं है ना, ठीक है। मैं तो इंडिया के, अभी तो ऑनलाइन हो रहा है, चलो अभी तो मैं दुनिया के किसी भी कोने में पढ़ा सकता हूँ। लेकिन जब ऑफलाइन है तो ऑफलाइन के अंदर तो मैं तो इंडिया में क्या, मैं तो सिर्फ दिल्ली के बच्चों को पढ़ा सकता हूँ ना। ना मैं उत्तराखंड में पढ़ा सकता, ना मैं झारखंड में पढ़ा सकता, ना मैं बिहार पढ़ा सकता, ना मैं कहीं भी पढ़ा सकता। ऑनलाइन की एक अलग बात है, ऑनलाइन में तो मैं जो है दुनिया के किसी भी कोने में पढ़ा दूँ। लेकिन जब ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन की अगर बात करें, भाई डॉक्टर है, डॉक्टर को तो जाना पड़ेगा ना, वहाँ ऑपरेशन करना पड़ेगा अमेरिका में जाकर, मान लो उसकी सर्विस वहाँ अवेलेबल ही नहीं है, तो फिर कैसे जाएगा अमेरिका के अंदर। एडवोकेट है, केस लड़ना है, ऑनलाइन थोड़ी ना केस लड़ेगा, जाना पड़ेगा वहाँ पे। तो डॉक्टर, एडवोकेट, टीचर, ये सब जो है इनकी सर्विसेज को हम एक जगह से दूसरी जगह पे हस्तांतरित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एक बार को डॉक्टर फिर भी होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि दूसरे देश में डॉक्टर नहीं जाते हैं, ठीक है। दूसरे देशों के अंदर कई सारे डॉक्टर ऐसे जिनका डे टू डे अप डाउन करते हैं एक देश से दूसरे देशों में, ठीक है। लेकिन भाई वो जो चीज़ें होती हैं, वो जो ऑपरेशंस होते हैं बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। अगर बेनिफिट होगा तभी तो वो जाएगा, अदरवाइज तो इतनी तो उसकी कॉस्टिंग ही लग जाएगी आने जाने में, टिकट बुकिंग कराने में एरोप्लेन से। तो मोस्टली ये अपनी सर्विस विद इन द कंट्री देते हैं। तो सबसे पहले तो हमने ये समझा कि वस्तुएं क्या होती हैं और सेवाएं क्या होती हैं। अब हमने ये पढ़ा क्यों है? हमने ये इसलिए पढ़ा है क्योंकि हमारे टॉपिक का जो नाम है वो है वस्तुओं के प्रकार। वस्तुएं जो हैं ये आपकी कितने तरीके की होती हैं, ठीक है।
वस्तुएं जो हैं ये आपकी कितने तरीके की होती हैं, इसको बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझेंगे। सारा का सारा ध्यान आपका जो है यहीं पर होना चाहिए, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आगे सारी चीज़ों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वस्तुओं के अगर हम प्रकार की बात करते हैं तो वस्तुएं जो हैं ये केवल और केवल दो तरीके की होती है। पहली जो होती है ये होती है आपकी अंतिम वस्तु, और दूसरी जो होती है इसको हम कहते हैं मध्यवर्ती वस्तु। ठीक है, पहली होती है अंतिम वस्तु और दूसरी जो होती है ये होती है मध्यवर्ती वस्तु। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इतना सुनेंगे, आपकी बुक में जितना भी लिखा हुआ है अभी सब आ जाएगा समझ में। सिर्फ अभी जो मैं समझाना सिर्फ ये समझेंगे, वस्तु सिर्फ दो ही तरीके की होती है, या तो अंतिम या मध्यवर्ती। ये सब क्या होती है अभी भोक्ता, पूंजीगत, टिकाऊ, गैर टिकाऊ, ये सब अभी हम पढ़ेंगे। लेकिन पहले आप ये कॉन्सेप्ट समझिए कि अंतिम वस्तु कौन सी होती है और मध्यवर्ती वस्तु कौन सी होती है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। इस पे एग्जाम में 3 तरीके से क्वेश्चन आता है। पहले आप क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन कैसे आता है। या तो सीधा आपसे पूछेगा अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तुओं के अंदर अंतर बताइए, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान है, आप बहुत ही ईजिली अंतिम और मध्यवर्ती में अंतर लिख सकते हो। बट कभी कभार क्या होता है, वो आपको कुछ वस्तु दे देता है और वो आपसे ये बोलेगा कि अब इसमें पहचानिए कि कौन सी वस्तु अंतिम है और कौन सी वस्तु मध्यवर्ती है। बस वहीं पे जो है वहीं आप हो जाओगे जीरो, क्योंकि वो जो आपको एग्जाम्पल देगा वो जो आपको एग्जाम्पल देगा, अगर आपका बेस क्लियर है, आपको ये पता है कि अंतिम कौन सी होती है और मध्यवर्ती कौन सी होती है, तभी आप उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे कौन सी अंतिम है और कौन सी मध्यवर्ती है। और मोस्टली वहीं पे जो है फेल हो जाते हैं, जब वो आपको कुछ वस्तु दे देगा और बोलेगा बताओ कौन सी अंतिम है और कौन सी मध्यवर्ती है। तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, किस वस्तु को अंतिम वस्तु कहते हैं, किस वस्तु को मध्यवर्ती वस्तु कहते हैं। मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सी वस्तु अंतिम है और कौन सी वस्तु जो है वो मध्यवर्ती वस्तु जो है होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं किताबी लैंग्वेज की, कि किताब के अंदर क्या लिखा हुआ है। किताब के अंदर ये लिखा हुआ है कि भाई अंतिम वस्तुओं की अगर हम बात करें, इसके अगर हम अर्थ की बात करते हैं, तो किताब के अंदर ये लिखा हुआ है कि अंतिम वस्तुएं जो है ना, वह वस्तुएं होती हैं, अंतिम वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने उत्पादन की सीमा रेखा को पार कर दिया है, उत्पादन की सीमा रेखा को पार कर दिया है, और उनमें अब कोई मूल्य वृद्धि नहीं की जानी, कोई मूल्य वृद्धि नहीं की जानी। ये लिखा हुआ है आपकी बुक के अंदर। ठीक है जी, कि भाई अंतिम वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जिन्होंने उत्पादन की सीमा रेखा को पार कर दिया है, और अब इन वस्तुओं के अंदर जो है किसी भी तरीके की मूल्य वृद्धि जो है नहीं की जानी है। अब इनमें कोई मूल्य वृद्धि नहीं की जानी है। और भी लिखना चाहते हो तो ये भी लिख सकते हो, और अपने अंतिम प्रयोगकर्ता द्वारा प्रयोग के लिए तैयार हैं, प्रयोग के लिए तैयार हैं। ये लिखा हुआ है आपकी बुक के अंदर। तो इसका मतलब क्या है कि भाई वो वस्तु जिसने उत्पादन की सीमा रेखा को पार कर दिया है और अब उसमें कोई मूल्य वृद्धि नहीं की जानी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कहने का, सबसे पहली बात तो कि भाई वो जो वस्तु है ना, वो सबसे पहली बात तो रेडी टू यूज है। ठीक है, रेडी टू यूज है। इस रेडी टू यूज को अगर हम अपनी सरल भाषा में लिखें तो इसका मतलब कहने का ये है कि अब इसमें
अब इसमें कोई भी काम अब इसमें कोई भी काम बाकी नहीं है, बाकी नहीं है। ये जो है ये इसका मतलब हो गया कि भाई अंतिम वस्तुएं जो हैं वो रेडी टू यूज़ हैं। अब इसमें कोई भी काम बाकी नहीं है, बस इसको यूज़ कर ले जो भी इसका अंतिम प्रयोग करता है। ये इसका मतलब है कहने का। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसके अर्थ की मध्यवर्ती वस्तुएं, तो वो कहता है कि वह वस्तुएं जिन्होंने उत्पादन की सीमा रेखा को पार नहीं किया है, जिन्होंने उत्पादन की सीमा रेखा को पार नहीं किया है, जिन्होंने अपने उत्पादन की सीमा रेखा को पार नहीं किया है, अभी इसमें मूल्य वृद्धि की जानी है। अभी इसमें मूल्य वृद्धि की जानी है। ठीक है, अभी इसमें मूल्य वृद्धि की जानी है और अपने अंतिम प्रयोगकर्ता द्वारा प्रयोग के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये जो है ना, इसका कहने का मतलब ये है कि भाई ये जो है ना रेडी टू यूज़ नहीं है। सबसे पहली बात तो ये जो है रेडी टू यूज़ नहीं है। अभी इसमें जो है पहले कुछ काम बाकी है, अभी काम पेंडिंग है। अगर हम अपनी भाषा में बात करें तो इसका मतलब ये है अभी काम पेंडिंग है, इसमें अभी काम पेंडिंग है। पहले वो काम होगा तब जाकर ये अंतिम वस्तु बनेगी। ये इसका कहने का मतलब है। जैसे कि मान लीजिए कमीज बनी, ठीक है, कमीज तो बन गई, लेकिन अभी उसके अंदर मान लीजिए बटन नहीं लगे, ठीक है, धागे कटने बाकी हैं, प्रेस इस्त्री होनी बाकी है, और भी कई सारी चीज़ें बाकी हैं, कॉलर वगैरह सही से करना है, तो उसको हम बोलेंगे कि भाई ये अभी मध्यवर्ती वस्तु है। अभी इसका बिना बटन के कमीज कैसे यूज़ कर लेगा कोई उपभोक्ता? आप खुद सोचो, अगर बाजार में बिना बटन की कमीजें मिलने लग जाएं तो वो रेडी टू यूज़ थोड़ी है। पहले उसमें बटन लगेंगे, ना धागे कटे, ना कुछ हुआ, ठीक है, ना प्रेस हुई, कुछ भी नहीं हुआ, तो वो भी अंतिम वस्तु है। पहले उसमें कुछ काम होगा, बटन लगेंगे, धागे कटेंगे, प्रेस होगी, कॉलर वगैरह सही होगा, पैकिंग होगी, फिर बाजार के अंदर आएगी, तब वो अंतिम वस्तु बनेगी। मतलब इसमें भी कुछ काम पेंडिंग है। सबसे पहली बात तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है अंतिम और मध्यवर्ती के अंदर कि इन्होंने उत्पादन की सीमा रेखा को पार कर लिया, मतलब बिल्कुल रेडी टू यूज़ है, बस यूज़ कर ले इसका कोई भी। लेकिन मध्यवर्ती जो होती है वो रेडी टू यूज़ नहीं है। सबसे पहली बात तो अभी इसका कुछ काम पेंडिंग है। जब ये काम होगा तब जो है ये फाइनल में कन्वर्ट होंगी। ये इसका सबसे पहली बात तो मीनिंग होता है। और जो मैं पॉइंट आपको बता रहा हूँ वो आपको बिल्कुल ज़्यादा ध्यान से सुनने हैं, ठीक है। एक तो ये आपको ध्यान रखना है, उसका मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया उसका जो है क्या मीनिंग होता है। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है? दूसरा आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे अंतिम वस्तुओं के अंदर यहाँ पे लिखेंगे इनकी पुनः बिक्री। पुनः बिक्री का मतलब क्या होता है? पुनः बिक्री का मतलब होता है रीसेल। इनकी पुनः बिक्री नहीं की जाती, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे कि इनकी पुनः बिक्री की जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने कोई भी वस्तु आगे रीसेल कर दी, रीसेल का मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए ए ने वस्तु बी को बेची, बी ने वस्तु सी को बेची, सी ने वस्तु डी को बेच दी, तो ये क्या हो रहा है? ये पुनः बिक्री हो रही है। वही चीज़ ए ने बी को बेची, बी ने सी को बेची, सी ने डी को बेच दी, तो इसको कहते हैं रीसेल। अगर वस्तु आगे बिक जाएगी तो वो मध्यवर्ती हो जाएगी, अगर वस्तु आगे नहीं बिकेगी तो वो अंतिम हो जाएगी। अच्छा जी, और क्या है? और ध्यान से सुनेंगे।
दो तीन पॉइंट हैं जो आपको ध्यान से सुनने हैं। यहाँ पे लिखेंगे कि इनको कच्चे माल के रूप में, इनको कच्चे माल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता, नहीं किया जाता। मतलब कि इनका जो यूज़ है एज अ रॉ मटेरियल यूज़ नहीं होगा। कच्चा माल का मतलब क्या होता है बेटा? कच्चे माल का मतलब होता है कि आपको जो भी गुड्स बनाना है उसके अंदर जैसे कि मान लो मुझे फर्नीचर बनाना है, तो फर्नीचर के लिए रॉ मटेरियल क्या होगा? फर्नीचर के लिए रॉ मटेरियल होगा लकड़ी। तो लकड़ी उसके लिए एज अ रॉ मटेरियल जो है काम करेगी। लेकिन अंतिम वस्तुओं का यूज़ मतलब बेटा कच्चा माल जो होता है, रॉ मटेरियल जो होता है, वो अन्य वस्तुओं और सेवाओं को बनाने में काम आता है, कच्चा माल। लेकिन अंतिम वस्तुएं जो होती हैं, हम इन वस्तुओं का यूज़ दूसरी वस्तु के उत्पादन में नहीं कर सकते हैं। ये इसका मतलब है कहने का कि इसको कच्चे माल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता। मतलब मैं अंतिम वस्तुओं का यूज़ दूसरी वस्तुओं के लिए नहीं कर सकता हूँ एज अ रॉ मटेरियल, ठीक है, कच्चे माल की तरह कि इसको मैं कन्वर्ट करके फिर मैं इसको फाइनल बना दूँ, ऐसा नहीं। वो तो खुद ही फाइनल है ना। आप फाइनल को क्या फाइनल बनाओगे? उस फाइनल को आप एज अ रॉ मटेरियल यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखेंगे कि इनको कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। मतलब मैं इसका यूज़, अगर किसी भी गुड्स का यूज़ एज अ रॉ मटेरियल हो रहा है फाइनल गुड्स के लिए, तो भाई वो जो है मध्यवर्ती बन जाएगी। अगर रीसेल हो रही है तो भी मध्यवर्ती है, अगर पुनः बिक्री हो रही है उसकी, या एज अ रॉ मटेरियल एज अ कच्चे माल की तरह उसका यूज़ हो रहा है, तो भी वो जो है क्या कहलाएगी? तो भी वो जो है मध्यवर्ती कहलाएगी। ठीक है, अभी हम बात करेंगे केशव, अभी इन सब पे बात करेंगे कि कैसे मुझे को पता चलेगा अंतिम है, कैसे मुझे पता चलेगा मध्यवर्ती है। सब डाउट अभी आपके क्लियर हो जाएंगे कि कौन सी अंतिम है, कौन सी मध्यवर्ती है। अच्छा, और एक चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है? और एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, एक और अंतर में अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, जीडीपी लिख दीजिए या राष्ट्रीय आय लिख दीजिए, एक ही बात है। ठीक है, जीडीपी की गणना में इनको शामिल किया जाता है। किनको शामिल किया जाता है? अंतिम वालों को इसको किया जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें जीडीपी या राष्ट्रीय आय, कुछ भी कह सकते हो, जीडीपी या राष्ट्रीय आय की गणना में इनको शामिल नहीं किया जाता। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि भाई मेरे को ये पता है जीडीपी का मतलब क्या होता है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, तीनों क्षेत्रों ने मिलकर कितनी वस्तुएं और कितनी सेवाएं बनाई हैं, उसको जीडीपी कहते हैं। प्राइमरी सेक्टर, पी से मतलब प्राइमरी, एस से मतलब सेकेंडरी, और ये वाला एस मतलब सर्विस। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, इन तीनों क्षेत्रों ने मिलकर कितनी वस्तु और सेवा बनाई है, उसको जीडीपी कहते हैं। तो आप कौन सी वस्तु की बात कर रहे हो? वस्तु तो दो तरीके की होती है, एक अंतिम और एक मध्यवर्ती। तो आप इस जीडीपी के अंदर कौन सी वस्तु को कह रहे हो? तो ये कह रहा है ये जो वस्तु है ना, ये अंतिम वाली है, मध्यवर्ती वाली नहीं है। और लास्ट आप इसके अंदर लिखेंगे कि इसमें मूल्य वृद्धि नहीं की जानी। ठीक है, मतलब कोई भी काम पेंडिंग नहीं है। और यहाँ पे लिखेंगे इसमें मूल्य वृद्धि की जानी है। मतलब कि इसमें भी काम पेंडिंग है, पहले वो काम होगा तब जाके वो जो है फाइनल गुड्स के अंदर बनेंगी। अभी आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि मुझे कैसे पता चलेगा कि भाई कौन सी अंतिम है, कौन सी मध्यवर्ती है। बट ये 5 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। पहला कि रेडी टू यूज़ होती है, कोई काम बाकी नहीं है, उत्पादन की सीमा रेखा को पार कर दिया। रीसेल नहीं होती, इसकी होती है।
रॉ मटेरियल की तरह यूज़ नहीं होता, इसका होता है। एंड इसको ऐड किया जाता है, इसको ऐड नहीं किया जाता, इसमें कोई काम पेंडिंग नहीं है, इसमें काम पेंडिंग है। सबसे पहली बात तो एज अ रॉ मटेरियल अच्छा, एक और लिखना चाहते हो तो ये भी लिख सकते हो। पहले मैं आपको, रुको एक मिनट, एक और अगर लिखना चाहते हो आप, यहीं पे आप जो है एक और सबसे अच्छा पॉइंट लिखेंगे जो कि काम आता है बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पे आप 6th पॉइंट पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप ये लिखिए कि ये जो मध्यवर्ती वस्तुएं जो होती है ना, यहाँ पे आप जो है, एक मिनट रुको ज़रा, यहाँ पे आप लिख दीजिए क्या कहते हैं कि इनका उपयोग करने से, इनका उपयोग करने से इनका अस्तित्व ख़त्म हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। यहाँ लिख देंगे कि इसका अस्तित्व ख़त्म नहीं होता, ख़त्म नहीं होता। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, अस्तित्व ख़त्म हो जाता है और अस्तित्व ख़त्म नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि भाई जैसे कि मान लीजिए स्कूटी है, ठीक है, मेरे पास स्कूटी है, मैंने उसमें पेट्रोल डलवाया, तो पेट्रोल डलवाने के बाद अब मैं चला गया घूमने, ज़िंदगी के मज़े लेने। तो अब होता क्या है, मान लो 100 रुपये का पेट्रोल डलवाया और मैं घूमने चला गया, तो भाई अब जब कितना चलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आना जाना, ठीक है, 40-50 किलोमीटर चला, ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद अगर मुझे और घूमना है तो फिर और डलवाना पड़ेगा, और घूमना है तो और डलवाना पड़ेगा, और घूमना है तो और डलवाना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ, अस्तित्व खत्म होने का मतलब है कि जैसे ही आप इसका यूज़ करोगे मध्यवर्ती वस्तुओं का, तो ये ख़त्म हो जाएंगी, दोबारा आप इसको जो है यूज़ नहीं कर सकते। इसका मतलब होता है कि अस्तित्व खत्म हो गया। लेकिन अंतिम वस्तुओं में ऐसा नहीं है, अंतिम वस्तुओं के अंदर अस्तित्व जो है वो ख़त्म नहीं होता है। ठीक है, अलग अलग कॉन्सेप्ट से जो भी वस्तुओं को आइडेंटिफिकेशन के लिए आएगा ना, कि ये वस्तु को पहचानिए, ये वस्तु अंतिम है या ये वस्तु मध्यवर्ती है, आपको ये आइडेंटिफिकेशन तभी होगी, जो ये 6 पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे हैं। अगर आपको ये सारे 6 पॉइंट, बहुत, मैं ये नहीं कह रहा कि बेटा जो भी आपको पॉइंट दे रखा होगा उस पर ये 6 के 6 अप्लाई करके देखने हैं, अगर ये 6 अप्लाई हो रहे हैं तो अंतिम है और 6 अप्लाई नहीं हो रहे तो मध्यवर्ती है। नहीं, जो भी आपको दे रखा होगा, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए कि कौन सी अंतिम है और कौन सी मध्यवर्ती है। अब आपको जो क्वेश्चन में दे रखा होगा उसके बिहाफ पे आपको बताना होगा कि ये अंतिम है या मध्यवर्ती है। 6 के 6 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अंतिम वस्तुओं पे हम जो पैसे खर्च करते हैं, इसमें मैं लिख देता हूँ, इन वस्तुओं पे, यहाँ पे लिखते हैं, इन वस्तुओं पर किए गए खर्च को अंतिम व्यय कहते हैं, अंतिम व्यय कहते हैं। अंतिम वस्तुओं पे जो पैसे खर्च होंगे वो अंतिम व्यय कहलाते हैं, फाइनल एक्सपेंडिचर। और यहाँ पे लिखेंगे कि इन वस्तुओं पर किए गए खर्च को, इन वस्तुओं पर किए गए खर्च को अंतिम व्यय, सॉरी बेटा, इन वस्तुओं पर किए गए खर्च को मध्यवर्ती व्यय कहते हैं, मध्यवर्ती व्यय कहते हैं। ये जो है ये आपको ध्यान रखना है। फाइनल गुड्स पे जो भी पैसे खर्च हो रहे हैं वो फाइनल एक्सपेंडिचर है, एंड उस पे जो खर्च हो रहे हैं वो ये है। हाँ जी, अच्छा, ये 2-3 दोबारा से समझिए ज़रा, ये बहुत ही बच्चों का डाउट है। पहला और छठा मैं सारे बता रहा हूँ, एक बारी दोबारा से देख लीजिए, फिर हम बात करते हैं कौन सी वस्तु अंतिम है और कौन सी वस्तु मध्यवर्ती है। बट पहले 6-7 पॉइंट दोबारा से समझिए। अंतिम और मध्यवर्ती में क्या डिफरेंस होता है?
बेटा ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 टाइप से क्वेश्चन आते हैं, तीनों में वो आप तभी अटेंड कर सकते हो जब आपको बहुत ही अच्छे से इसका बेस पता है। आपको पहले में लिखा हुआ है कि जी मध्यवर्ती वो वस्तु है जिसने उत्पादन की सीमा रेखा को पार कर दिया है। इसका मतलब क्या है, उत्पादन की सीमा रेखा को पार कर दिया मतलब कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है कि पार कर दिया। उत्पादन की सीमा रेखा को पार करने का मतलब है कि भाई अब इसमें कोई भी काम बाकी नहीं है, ये बिल्कुल रेडी टू यूज है। इसका जो अंतिम प्रयोगकर्ता है, अंतिम प्रयोगकर्ता कौन होता है, जो उस वस्तु का यूज करेगा। अभी हम बात करेंगे कि उस वस्तु का यूज कौन करेगा, अंतिम प्रयोगकर्ता कौन होता है, अभी सब यह बात करेंगे। तो जो भी उसका अंतिम प्रयोग करता है वो इसको यूज कर सकता है, बिल्कुल रेडी टू यूज है, तैयार है, बस उठाए और यूज कर ले। वो होती है अंतिम वस्तु जो रेडी टू यूज है, कोई भी काम बाकी नहीं है। मध्यवर्ती कौन सी होती है, जिसने भाई अभी उत्पादन की सीमा रेखा को पार नहीं है, अभी प्रोडक्शन लाइन के अंदर ही है, अभी इसमें कुछ काम पेंडिंग है, पहले वो काम होगा तब जाके जो है वो फाइनल गुड्स के अंदर कन्वर्ट होंगे, तब जाके उसका अंतिम प्रयोगकर्ता यूज कर सकता है। अभी उसका अंतिम प्रयोगकर्ता उसका यूज नहीं कर सकता है। अच्छा, तो इसका मतलब ये रेडी टू यूज जो है नॉट रेडी टू यूज, ठीक है। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नॉट रेडी टू यूज, ये अभी जो है रेडी नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कमीज है, अभी उसमें बटन रह गए, धागे कटने हैं, प्रेस होनी है, कॉलर वगैरह ये सब काम होगा, पैकिंग होगी, तब जाके वो रेडी टू यूज है, तब जाके उसका अंतिम प्रयोगकर्ता उसका यूज कर सकता है। जो अंतिम वस्तु होती है उसकी पुनः बिक्री नहीं की जाती, रीसेल नहीं की जाती, लेकिन जो मध्यवर्ती होती है उसकी पुनः बिक्री की जाती है। बस पॉइंट ध्यान रखिए क्या क्या बता रहा हूँ, फिर अभी हम आगे बात करते हैं। इसका एज अ रॉ मटेरियल यूज नहीं होता, मतलब कि मैं अंतिम वस्तुओं का यूज कच्चे माल की तरह दूसरी वस्तु को बनाने के लिए एज अ रॉ मटेरियल इसका यूज नहीं कर सकता, लेकिन इसका एज अ रॉ मटेरियल यूज होता है। इसको जो हम कहते हैं हमारी जीडीपी इतनी है, हमारी जीडीपी इतनी है, तो जीडीपी का मतलब क्या होता है, जीडीपी का मतलब होता है कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक इन तीनों क्षेत्रों ने मिलकर एक साल के अंदर अंदर कितनी वस्तु बनाई है और कितनी सेवा बनाई है। तो आप कौन सी वस्तु की बात कर रहे हो, वस्तु तो मैंने बोला 2 तरीके की होती है, एक अंतिम एक मध्यवर्ती। तो जीडीपी के अंदर जो हम ये वस्तुओं की बात करते हैं ये हम अंतिम की बात करते हैं, मध्यवर्ती की बात नहीं करते। इसको शामिल किया जाता है जीडीपी के अंदर, इसको शामिल नहीं किया जाता है। इसमें मूल्य वृद्धि की जानी है, मतलब कि इसमें मूल्य वृद्धि नहीं की जानी, यहाँ पे नहीं आएगा बेटा, मतलब कोई भी काम बाकी नहीं है, बिल्कुल रेडी टू यूज है, लेकिन इसमें मूल्य वृद्धि की जानी है। अभी काम बचा है, पहले वो काम होगा तब जाके ये फाइनल बनेंगी। इसका अस्तित्व खत्म नहीं होता, इसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। अस्तित्व खत्म होने का मतलब है जब आप मध्यवर्ती वस्तुओं को यूज करोगे तो यूज करने के बाद वो खत्म हो जाएगी, आप दोबारा से उसका यूज नहीं कर सकते हो। अगर आपको दोबारा से उसका यूज करना है तो आपको दोबारा उसको खरीदना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए आपको फर्नीचर बनाना है, ठीक है, तो फर्नीचर के लिए आप लकड़ी खरीद के लेकर आओगे, आपने लकड़ी लाए, फर्नीचर बना दिया उसका और बेच दिया फर्नीचर। लेकिन अब आपको और फर्नीचर बनाना है, तो भाई और फर्नीचर बनाना है अगर, तो फिर तो और फर्नीचर बनाना है अगर, तो फिर तो और लकड़ी चाहिए ना। जो पहले वाली लकड़ी लाए थे उसका तो फर्नीचर बना के आपने बेच दिया, अब उसी लकड़ी का आप दोबारा से यूज कैसे कर सकते हो, नहीं कर सकते। और फर्नीचर चाहिए तो और लकड़ी बनानी पड़ेगी, मतलब कि उसका अस्तित्व खत्म हो गया, दोबारा से यूज में नहीं होगा, ठीक है। हाँ तो भाई मिडल गुड्स कौन से, इसी की तो बात कर रहा हूँ, मध्यवर्ती की तो बात कर रहा हूँ भाई मैं, मध्यवर्ती वस्तुओं की तो बात कर रहा हूँ कि इसका जो अस्तित्व है ये खत्म हो जाता है। अगर हम इसका यूज कर रहे हैं मध्यवर्ती वस्तुओं का तो इसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। जैसे मैंने बोला मैं स्कूटी है, मैंने पेट्रोल डलवाया, तो पेट्रोल डलवाया, घूमा फिरा, खत्म हो जाता है पेट्रोल। अगर मुझे और घूमना है और डलवाना पड़ेगा, और घूमना है तो और डलवाना पड़ेगा। स्कूटी वगैरह, बाइक वगैरह जितनी भी होती हैं उसमें जो पेट्रोल है एज ए इंटरमीडिएट काम करता है, मध्यवर्ती काम करता है। ऐसा थोड़ी मैंने एक बार ही पेट्रोल डलवाया और बस खत्म, अब कभी डलवाना ही नहीं पड़ेगा, बार बार मैं इसी का यूज़ करता रहूँगा, ऐसा नहीं है जी। आप उसका यूज़ बार बार नहीं कर सकते, एक बार ही यूज़ कर लिया, ठीक है, एक बार ही यूज़ कर लिया तो वो जो है क्या कहते हैं, वो जो है ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद हम इसका यूज़ नहीं कर सकते।
अच्छा यहाँ पे एक वर्ड है, यहाँ पे एक वर्ड है, यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें मूल्य वृद्धि की जानी है। ये मूल्य वृद्धि का क्या मतलब होता है, ये भी सबसे पहले क्वेश्चन है। जैसे कि इस बच्चा ये कह रहा है कि भाई ये मूल्य वृद्धि कैसे की जाती है, इसका क्या मतलब होता है। ये मूल्य वृद्धि का मतलब है कि भाई अभी इसमें कुछ काम पेंडिंग है। मैंने बोला मूल्य वृद्धि का मतलब क्या है, मध्यवर्ती वस्तुओं के अंदर अभी कुछ काम पेंडिंग है, अभी उसके अंदर कुछ काम होगा। कुछ काम होने का मतलब है उसमें फिर कुछ काम होगा, लेबर वगैरह लगेगी, फिर काम होगा, तब जाके जो है वो फाइनल में बनेंगी। ठीक है भाई, अब मान लीजिए जैसे मैंने कोई कमीज का एग्जांपल दिया, ठीक है, बिना बटन, बिना धागे कटे, बिना प्रेस हुए, बिना पैकिंग के कमीज 500 रुपये की है। ठीक है, लेकिन भाई जब उसमें बटन लगेंगे, धागे वगैरह कटेंगे, प्रेस होगी, सब कुछ होगा, क्या फिर भी वो 500 रुपये की रहेगी? नहीं, अब वो 500 की नहीं रहेगी, थोड़ी बहुत उसके अंदर जो है इंक्रीमेंट होगी। या आप ऐसे भी समझ सकते हो, आप ऐसे भी समझ सकते हो, लकड़ी है, ठीक है, लकड़ी का मुझे जो है फर्नीचर बनाना है परफेक्ट। ठीक है, तो अगर अभी लकड़ी को बीच में मान लीजिए थोड़ा काटा पिटा और अभी बीच में जो है फंसा हुआ है मामला, ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस है, WIP है। WIP का मतलब ना तो वो अब लकड़ी रही और ना अभी वो पूरी फर्नीचर बनी, बीच में फंसी हुई है। मतलब लकड़ी का थोड़ा मैंने काम करा भी फर्नीचर बनाने के लिए, लेकिन अभी प्रॉपर तरीके से नहीं बनी। तो अगर मैं इसकी बात करूं जो वर्क इन प्रोग्रेस है, मान लीजिए ये जो है 5,000 रुपये का है। ठीक है, तो भाई अभी तो ये वर्क इन प्रोग्रेस है ना, अभी इसमें घिसावट वगैरह, काट पीट, पॉलिश वगैरह ये सब होगी, तब जाके वो फाइनल के अंदर बनेगी। तो तब वो 5,000 का थोड़ी रहेगा, तब जो है वो मान लो 7,000 का हो जाएगा। मतलब आपने जब वो वर्क इन प्रोग्रेस था, आपने उसमें काम वाम किया और जब वो प्रॉपर फाइनल बन गया तो आपने उसके अंदर 2,000 रुपये की क्या करी, मूल्य वृद्धि करी। ये जो 2,000 रुपये बढ़े हैं, ये क्या क्यों बढ़े हैं? क्योंकि आपने इसको, वर्क इन प्रोग्रेस था, आपने इसको फाइनल में कन्वर्ट किया काम करके, तब जाके ये फाइनल बना। ठीक है, हाँ जी, पेट्रोल जो है अभी एक मिनट अभी बता रहा हूँ, देखो ठीक है, अभी बता रहा हूँ कौन सी चीज़ क्या है, अभी आप एक मिनट रुकिए तो सही। वर्क इन प्रोग्रेस, इसका मतलब होता है भाई वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस, ये इसका यूज़ होता है, मतलब फुल फॉर्म है इसकी। अच्छा, अब आपको यहाँ पे बड़ी कन्फ्यूज़न हो रही है कि भाई ठीक है मैंने 7 पॉइंट तो पढ़ लिए, लेकिन कौन सी क्या है, कौन सी अंतिम है, कौन सी मध्यवर्ती है। अब जरा इस झमेले को दूर करते हैं। देखिए ये आपके बहुत सारे डाउट आ रहे हैं अभी, तो पहले इस झमेले को दूर करते हैं कि कौन सी अंतिम है और कौन सी मध्यवर्ती है। ठीक है, 6th पॉइंट का लास्ट गुड वाला टॉपिक, लास्ट गुड भाई 6th तो बता रहा था कि अस्तित्व का मतलब क्या होता है। अस्तित्व का मतलब ये होता है, ये और इतनी देर से क्या बात चल रही है, यही तो बात चल रही है कि अस्तित्व का मतलब ये होता है कि जब हम मध्यवर्ती वस्तुओं का यूज़ करेंगे तो मध्यवर्ती वस्तुओं का यूज़ करने के बाद ये ख़त्म हो जाएंगी, इसका यूज़ आप दोबारा नहीं कर सकते। लेकिन जो अंतिम होती है वो जो है उसका अस्तित्व ख़त्म नहीं होता, आप उसका यूज़ दोबारा कर सकते हो। ऐसा नहीं एक बार यूज़ करा और वो ख़त्म हो गई, नहीं ऐसा नहीं है, दोबारा भी आप उसका जो है यूज़ कर सकते हैं। तो आपके दिमाग में भी बहुत सारे डाउट आ रहे हैं कि कौन सी अंतिम होगी और कौन सी वस्तु होगी, और कौन सी अंतिम है और कौन सी मध्यवर्ती है। ठीक है, अरे यार मैंने आपको क्या बताया केशव भाई, जैसे कि पेट्रोल है, पेट्रोल को हमने डलवाया स्कूटी के अंदर, तो आप एक बारी डलवाते हो तो एक बारी डलवाने के बाद कभी डलवाओगे नहीं, आप जब गाड़ी चलाओगे, गाड़ी चलवाने के बाद पेट्रोल ख़त्म हो जाता है। ख़त्म होने का मतलब क्या है कि उसका अस्तित्व ख़त्म हो गया। पेट्रोल जो है स्कूटी वगैरह के अंदर, बाइक वगैरह के अंदर एज आ मध्यवर्ती काम कर रहा है, उसका यूज़ एज अ कच्चे माल की तरह हो रहा है। यूज़ किया ख़त्म हो गया, यूज़ किया ख़त्म हो गया, अस्तित्व खो देते हैं वो अपना यूज़ करने के बाद। जैसे फर्नीचर है, फर्नीचर में लकड़ी क्या है, मध्यवर्ती है, तो भाई लकड़ी को मैंने फर्नीचर में कन्वर्ट किया तो अब उसने अपना अस्तित्व खो दिया। मुझे अगर और फर्नीचर बनाना है, क्या आप इस लकड़ी को मैंने फर्नीचर में बदल दिया तो अब ये क्या लकड़ी रहेगी, ये लकड़ी तो ख़त्म ना, लकड़ी तो फर्नीचर में बदल गई ना। अगर मुझे अब और फर्नीचर बनाना है तो ये लकड़ी तो नहीं है मेरे पास, और लकड़ी लानी पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन्होंने अपना अस्तित्व खो दिया है। अब बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, बहुत सारे डाउट आ रहे हैं कि भाई कौन सी अंतिम है कौन सी मध्यवर्ती है, तो आप मेरी बात को दिमाग में सेट कर लीजिए।
कौन सी वस्तु अंतिम है और कौन सी वस्तु मध्यवर्ती है, ये हम बिल्कुल भी नहीं बता सकते। ठीक है, कौन सी वस्तु अंतिम है और कौन सी वस्तु मध्यवर्ती है ये हम नहीं बता सकते हैं। ठीक है, ना ही मैं चीनी बता सकता, ना ही मैं पेट्रोल बता सकता, ना ही मैं गाड़ी बता सकता, ना मैं कॉपी बता सकता, ना मैं पेन बता सकता, मैं कुछ नहीं बता सकता कि ये वस्तु अंतिम है या ये वस्तु मध्यवर्ती है। ठीक है, कोई भी वस्तु भाई, कोई भी वस्तु, हम किसी भी वस्तु को देख के नहीं बता सकते कि ये अंतिम है या ये मध्यवर्ती है। तो क्वेश्चन है ऐसा क्यों? तो सुनिए जरा, अब बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। टॉपिक का नाम है कि क्या एक ही वस्तु अंतिम या मध्यवर्ती, क्या एक ही वस्तु अंतिम या मध्यवर्ती दोनों हो सकती हैं? दोनों हो सकती हैं, ये हमारे टॉपिक का नाम है। तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। हम किसी वस्तु को नहीं बता सकते कि वो अंतिम है या वो मध्यवर्ती है, चाहे वो ब्रेड हो, चाहे वो चीनी हो, चाहे वो कार हो, चाहे पेट्रोल हो, बुक हो, पेन हो, मुझे नहीं पता। अब बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। क्या एक ही वस्तु अंतिम या मध्यवर्ती दोनों हो सकती है या नहीं? आप दो बातें दिमाग में सेट कर लीजिए कि कोई भी वस्तु अंतिम है या कोई भी वस्तु मध्यवर्ती है। ये सारी की सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि उसका जो यूज़ है वो कौन कर रहा है, उसका जो अंतिम प्रयोग करता है उसका यूज़ कौन कर रहा है। उसका यूज़र डिपेंड करेगा कि वो वस्तु अंतिम है या वो वस्तु मध्यवर्ती है। यूज़र बताता है, यूज़र डिपेंड करता है कि वस्तु अंतिम है या मध्यवर्ती। मैं ऐसे ही किसी को देख के नहीं बता सकता कि ये अंतिम है या ये मध्यवर्ती है। आप समझिए जरा एग्जाम्पल के अंदर हम ये समझेंगे, एक गाड़ी है। ठीक है, एक गाड़ी है जो कि किसने ली है? ये इसने ली है, ये है हमारी BMW। ये ली है कृष्णा ने। ठीक है, किसने ली है? ये कृष्णा ने ली है। क्यों ली है? ये कृष्णा ने ली है यहाँ पे, ये अपने बीवी बच्चों के लिए ली है। ठीक है, अपने बीवी बच्चों को घुमाएगा, ठीक है, और ज़िंदगी के मज़े लेगा और लाके घर पे खड़ी कर देगा। ठीक है जी, मतलब कि अपने पारिवारिक यूज़ के लिए, परिवार के यूज़ के लिए इसने ये गाड़ी ली है। ठीक है, क्या करेंगे हम? जो फैमिली वाले जो बंदे होते हैं वो क्या करते हैं गाड़ी का? भाई गाड़ी ली है, कहीं आना हुआ, जाना हुआ, कहीं घूमना हुआ, पिकनिक हुई, घूम फिर के आए, खड़ी कर दी घर के नीचे लाके। फिर कहीं आना जाना हुआ, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, कहीं घूमना फिरना हुआ, ठीक है, खड़ी कर दी लाके घर के नीचे। यही तो करते हैं, और तो कुछ नहीं करते गाड़ी का। अच्छा, जब ये गाड़ी कृष्णा ने ली घूमने फिरने के लिए, अपनी फैमिली यूज़ के लिए, तब यही गाड़ी जो है, ये गाड़ी बेटा अंतिम है। क्या है ये गाड़ी? ये गाड़ी अंतिम वस्तु है। क्यों है ये अंतिम वस्तु? बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि मैंने अभी जो आपको ऊपर जितनी भी चीज़ें बताई है अंतिम वस्तु के रिगार्डिंग, ये उन सारी बातों को फुलफिल कर रही है। कौन कौन सी बातें? ध्यान से समझिए। सबसे पहली बात तो मैंने बोला रेडी टू यूज़ है। हाँ जी, कोई काम बाकी नहीं है, रेडी टू यूज़ है, तभी तो वो अपने बीवी बच्चों को घुमा रहा है। रेडी टू यूज़ है तभी तो यूज़ कर रहा है। पहली वाली कंडीशन पूरी हो रही है। दूसरी कंडीशन क्या है? रीसेल नहीं की जाती। क्या कृष्णा ने इसको आगे बेच दिया कि खरीद के आगे बेच दिया? नहीं जी, रीसेल भी नहीं करा, इसने तो अपने पास ही रखी ना वस्तु को, आगे नहीं बेचा इसने। तो दूसरी भी कंडीशन फुलफिल हो रही है, रीसेल नहीं हो रही इसकी, इसलिए ये अंतिम वस्तु है। तीसरी कंडीशन क्या है? कच्चे माल के रूप में प्रयोग नहीं हो रहा, मतलब कि कृष्णा ने इस गाड़ी का यूज़ एज अ रॉ मटेरियल कोई दूसरी वस्तु बनाने के लिए थोड़ी ना करा, कुछ भी नहीं करा इसने, तो कच्चे माल की तरह इसका यूज़ करके कि मैं इसको जो है कुछ और बना दूंगा, इसका यूज़ करके गाड़ी से हवाई जहाज बना दूंगा, ऐसा तो नहीं करा कि मैं गाड़ी खरीदता हूँ, इसका इंजन लूँगा और इसका इंजन लेकर हवाई जहाज में लगा दूंगा और फिर हवाई जहाज चलेगा। तो ऐसा तो नहीं करा इसने कि गाड़ी को खरीद के उसके पार्ट्स का यूज़ करके इसने जहाज बना दिया हो, ऐसा भी नहीं करा इसने। तो तीसरी कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। और क्योंकि ये फाइनल है
तो इसको रास्ते में, अच्छा अब यहाँ पे देखिए इसमें मूल्य वृद्धि नहीं की जानी, तो कोई काम पेंडिंग नहीं है, रेडी टू यूज़ है, ये भी हो रहा है। और कह रहा है इसका अस्तित्व, इसका जो अस्तित्व है वो ख़त्म नहीं होता। मतलब क्या हुआ इसका कि इसने गाड़ी खरीदी, एक बारी घूम फिर के आया मज़े लेके ज़िंदगी के, तो क्या अब गाड़ी ख़त्म हो जाएगी? दोबारा यूज़ नहीं कर सकता? ये कर सकता है भाई, दोबारा क्या तिबारा क्या 1000 बारी कर सकता है। ऐसा थोड़ी एक बार इसने गाड़ी का यूज़ करा और ख़त्म हो गई, नहीं, अस्तित्व नहीं खोया गाड़ी ने, अभी भी गाड़ी इसी के पास है। 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल इसी के पास रहेगी, 1000 बारी चलाए या 10,000 बारी चलाए, अस्तित्व नहीं खोया गाड़ी ने। और ये सारी कंडीशन 7 बताइए जिसमें से 5 आपको समझनी है। ये तो जीडीपी वाला है और ये कोई पॉइंट नहीं है। पांचों कंडीशन जो मैंने अंतिम के बारे में बताई है ये यहाँ पे फुलफिल हो रही हैं, इसलिए ये गाड़ी जो है ये अंतिम वस्तु है। बट अब यही गाड़ी कृष्णा नहीं खरीद रहा, यही गाड़ी है सेम, यही वाली। अब यही गाड़ी जो है किसने खरीदी है? अब ये गाड़ी जो है खरीदी है केशव ने, ठीक है, किसने खरीदी है? केशव ने खरीदी है। बट जो केशव है ना, केशव जो है वो बेटा कार सेलर है, इसका कार का काम है, ये गाड़ियां बेचता है आगे। सेम यही गाड़ी इसने खरीद ली। अब जो है, अब बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, क्या ये रेडी टू यूज़ है? हाँ रेडी टू यूज़ तो है, बट पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है, अंतिम वस्तु की पहली कंडीशन जो है ये बेटा फुलफिल हो रही है, रेडी टू यूज़ है। बट बेटा जो केशव है ये कार सेलर है, इसने ये जो गाड़ी खरीदी है, ये इसने गाड़ी खरीदी है आगे रीसेल पर्पस के लिए, पुनः बिक्री के लिए, पुनः बिक्री के लिए इसने ये गाड़ी खरीदी है। तो अब ये क्या करेगा? ये तो आगे किसी और को बेच देगा। मान लो इसने ये गाड़ी जो है संजना को बेच दी, ठीक है, इसने ये गाड़ी संजना को बेच दी। तो अगर मैं केशव के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो ये गाड़ी जो है मध्यवर्ती है। ये क्या बात हुई भाई? जब कृष्णा खरीद रहा है तो अंतिम है, लेकिन जब केशव खरीद रहा है तो बेटा उसका पर्पस चेंज हो गया। वो तो कार सेलर है, उसने जो गाड़ी खरीदी है पुनः बिक्री के लिए खरीदी है, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा वही गाड़ी अब मध्यवर्ती बन गई। यही गाड़ी अब क्या बन गई? यही गाड़ी अब मध्यवर्ती बन गई। तो बेटा एक ही वस्तु अंतिम, अच्छा अब जब संजना ने खरीदी, संजना ने अपने परिवार के लिए खरीदी है, संजना ने आगे नहीं बेचा, संजना अपने परिवार के लिए यूज़ करेगी, फैमिली पर्पस के लिए। संजना के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, संजना ने ना आगे बेची, ठीक है, ना आगे बेची, रेडी टू यूज़ थी, घर अपना अस्तित्व भी नहीं खोया, सारी कंडीशनें फुलफिल कर रही है जो कृष्णा कर रहा था। संजना के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये बेटा अंतिम है, लेकिन केशव के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो इसका पर्पस चेंज हो गया बेटा, इसका जो मोटिव है वो चेंज हो गया, तो ये अभी मध्यवर्ती है। तो क्या एक ही वस्तु अंतिम और मध्यवर्ती दोनों हो सकती है? हाँ जी, एक ही वस्तु अंतिम और मध्यवर्ती दोनों हो सकती है। मैं किसी वस्तु को देख के नहीं बता सकता कि वो अंतिम है या मध्यवर्ती है, ये तो डिपेंड करता है कि उसका यूज़ कौन कर रहा है, कहाँ कर रहा है और किस पर्पस के लिए कर रहा है। अब ये एक बंदा है, ये कह रहा है भाई चीनी तो जो है, चीनी तो जो है ये तो भाई अंतिम होगी ना, तो मैं नहीं बता सकता भाई। ये कह रहा है भाई जो ब्रेड है, जो ब्रेड है वो तो अंतिम होगी ना, क्या ये बात ठीक है? अब जरा समझिए, मैं कैसे देख के बता दूंगा? मैंने अभी आपको क्या बोला, मैं किसी भी वस्तु को देख के बता ही नहीं सकता कि वो अंतिम है या मध्यवर्ती है। जब ये चीनी और ब्रेड, दो बंदे का एग्जाम्पल देते हैं, आपके घर के नीचे दुकानें होंगी परचून की, जब उसने खरीदा परचून वाले ने, जब ये दोनों चीज़ें जब उसने खरीदी परचून वाले ने, रेडी टू यूज़ तो थी बेटा ये, ठीक है, लेकिन खरीदी किसने? ये परचून वाले ने, जो आप जिससे हम खरीद के लाते हैं। तो उसने अगर ये दोनों खरीदी हैं तो बेटा ये उसके लिए क्या है? ये उसके लिए मध्यवर्ती है। क्यों है मध्यवर्ती? है तो रेडी टू यूज़, बट उसने जो खरीदी है वो रीसेल पर्पस के लिए खरीदी है, वो अपने पास थोड़ी रखेगा इसको, वो तो आगे बेच देगा और फिर उपभोक्ता के पास आएगी। मान लो ए को बेची उसने, फिर ए ने इसका यूज़ करा, तो अगर मैं ए के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तब तो अंतिम है, लेकिन अगर परचून वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये मध्यवर्ती है।
तो एक कौन सी वस्तु क्या है, कौन सी वस्तु क्या है मैं नहीं बता सकता, डिपेंड कर रहा है उसका यूज़र जो है वो कौन है, कौन यूज़ कर रहा है, कहाँ यूज़ कर रहा है और किस पर्पस के लिए यूज़ कर रहा है, ये मैटर करता है बेटा। एक कॉपी है, एक कॉपी है, अगर ये कॉपी एक स्टेशनरी वाला खरीद ले तो बेटा स्टेशनरी वाला जो है अगर वो खरीदेगा, रेडी टू यूज़ तो है, लेकिन बेटा वो तो आगे बेच देगा ना, हमें बेचेगा ना, वो तो पुनः बिक्री कर देगा, उसकी रीसेल पर्पस के लिए उसने वो कॉपी खरीदी है, तो उसके लिए तो बेटा ये मध्यवर्ती है। लेकिन जब यही कॉपी मुस्कान ने खरीद ली, यही कॉपी, तो मुस्कान तो आगे नहीं बेचेगी, मुस्कान तो खुद ही इसका यूज़ करेगी, ठीक है। तो सारी कंडीशनें फुलफिल हो जाएंगी, फिर रेडी टू यूज़ भी है और अस्तित्व भी नहीं खो रही। एक बार यूज़ करेंगे, ऐसी थोड़ी एक बार यूज़ करा और कॉपी गायब हो जाती है, नहीं, दोबारा भी यूज़ करते हैं, तिबारा भी यूज़ करते हैं, ठीक है। और कोई काम पेंडिंग भी नहीं है, मूल्य वृद्धि भी नहीं होनी, सारी कंडीशनें पूरी हो रही है। अब ये हो जाएगी अंतिम, ठीक है। अच्छा, तो कौन सी वस्तु अंतिम है, कौन सी वस्तु मध्यवर्ती है, ये बेटा हम नहीं बता सकते देखकर, किसी को भी नहीं बता सकते कि ये अंतिम है या मध्यवर्ती है, कोई भी चीज़ हो वो, ठीक है, चाहे कोई भी हो। अब जैसे गन्ना है, जैसे मान लीजिए गन्ना है, ठीक है। अब आप बोलोगे भाई गन्ना तो पक्का मध्यवर्ती है, पक्का मध्यवर्ती है, भाई मैं नहीं बता सकता कि ये गन्ना आप तो बोलोगे जी इसकी तो चीनी बनेगी और जी फिर चीनी का कुछ होगा आगे, तो ये क्या फिर तो ये तो अंतिम हो गई, मध्यवर्ती हो गई, नहीं जी। मान लो पता चला उपभोक्ता ने खरीद के सीधा खा लिया इसको, गन्ना खाते हैं ना, उपभोक्ता ने खरीदा सीधा खा लिया तो भाई अंतिम है। लेकिन जब यही गन्ना किसी बंदे ने खरीदा, उसकी चीनी बनाई, चीनी से फिर फलाना आगे कुछ बनाया, तब ये मध्यवर्ती बन जाएगी। तो मैं किसी वस्तु को देख के नहीं बता सकता कि वो अंतिम है या मध्यवर्ती है, डिपेंड करता है उसका यूज़र जो है वो कौन है। एक ही वस्तु बेटा अंतिम और मध्यवर्ती दोनों हो सकती है, दिमाग में सेट कर लीजिए। आपको जो एग्जाम्पल देगा क्वेश्चन के अंदर, वो आपको सीधा बताएगा ये वस्तु यहाँ पे यूज हो रही है इस पर्पस के लिए, अब बताइए ये अंतिम है या मध्यवर्ती है। तो आपको जब ये सात के सातों पॉइंट पता होंगे कि अंतिम में क्या होता है, मध्यवर्ती में क्या होता है, तब आपको वो जो एग्जाम्पल दे रखा होगा आप उसको बहुत ही ईजिली से पहचान पाओगे कि ये अंतिम है क्या ये मध्यवर्ती है, ठीक है जी। इतनी बात समझ में आ रही है किरण या ऊपर से जा रही है? समझ में आ रही है। मुस्कान, उमेश, कृष्णा, केशव समझ में आ रही है, शिवम वगैरह या ऊपर से जा रही है? आ रही है समझ में। अच्छा, अब बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। अब हमने बात करी अंतिम, मेरे को दिमाग में घुस गया बेजे के अंदर, और मध्यवर्ती भी घुस गया कि क्या होती है। अच्छा बस तो एक इतना ही करेंगे। बताइए, आप मुझे ये बताइए सुमित कि आपके स्कूल के अंदर एक कैंटीन वाला है और उसके पास पेटीज़ है, पानी की बॉटल्स हैं, होता है ना जैसे जो खड़े रहते हैं स्कूल के बाहर भी खड़े रहते हैं वैसे तो, या कुछ स्कूलों के अंदर होती भी है कैंटीन, तो उसके पास जो पानी की बोतल है और जो वो है पेटीज वगैरह, वो अंतिम होगी या मध्यवर्ती होगी? मध्यवर्ती। और क्यों होगी ये भी बताना है। क्योंकि वो आगे रीसेल करेगा, बिल्कुल सही बात। अच्छा, अब हम बात करते हैं, अब मैं जिससे पूछूंगा, नहीं अभी अंतिम और मध्यवर्ती भी मैं बता तो रहा हूँ अभी विपिन, अभी जो है अभी वो अंतिम और मध्यवर्ती नहीं है भाई, मैंने आपको पर्पस बता तो दिया कि भाई वो कैंटीन वाला जैसे हमारे स्कूल के बाहर जो खड़े रहते हैं उसके पास पानी की बोतल है और जो पेटीज वगैरह जो भी बेचते हैं स्कूल के बाहर, मैंने आपको पूरा बता दिया वस्तु किसके पास है, कहाँ है, किस पर्पस के लिए, सब कुछ क्लैरिफाई कर तो दिया मैंने आपको। तो अब तो आप बताओगे ना उसको कि वो अब अंतिम है या मध्यवर्ती है। जब आपको पूरा क्लैरिफाई हो रहा है तब ऐसा नहीं कि अंतिम भी हो सकती है और मध्यवर्ती भी हो सकती है, तब वो एक ही होगी जब मैंने आपको बता दिया कि भाई अंतिम है या मध्यवर्ती है। अच्छा, संजना द्वारा खरीदा गया पेन, संजना आवाज आ रही है? Yes. आपने Yes, sir. आपने एक पेन खरीदा है,
ठीक है, 5 रुपए का। तो आप बताएंगे अंतिम है या मध्यवर्ती है। सर अगर मैं किसी को दे देती हूँ नहीं नहीं, तो आप अभी जैसे हो, आप अभी जैसे हो वैसे ही हो। आप लाए पेन और लेकिन तो अंतिम ही होगा सर। फिर अंतिम होगा। अच्छा, मान लीजिए, मान लीजिए क्या कहते हैं, कौन है यहाँ पे, उमेश। उमेश आवाज़ आ रही है। अच्छा, आवाज़ आ रही है आपको। आपने अपनी स्कूटी के अंदर पेट्रोल डलवाया, अंतिम है या मध्यवर्ती है। सर मध्यवर्ती। और क्यों है। क्योंकि सर इसका अस्तित्व सर खत्म होता है। अच्छा, इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अच्छा हाँ जी सर। ठीक है। अब जो बताएगा शिवम, शिवम सैनी। शिवम सैनी, आवाज़ आ रही है भाई। हाँ सर आ रही है। तो आप बताइए, एक किसान द्वारा खरीदा गया ट्रैक्टर, दोबारा से सुन लीजिए, अंतिम है सर। आ- अंतिम अंतिम। और क्यों है ये भी बताना है। सर क्योंकि वो आगे पीछे का थोड़ा ना होता है, वो तो अपने यूज करेगा ना सर उसको, अच्छा इसलिए। अच्छा, एक किसान द्वारा खरीदे गए खाद और उर्वरक, क्या होगा ये शिवम। खाद, ये भी अंतिम है सर। ये भी अंतिम है अंतिम है। पक्का। हाँ जी। अच्छा, मैंने क्या बोला है ये देख लो एक बारी। मैंने बोला एक किसान द्वारा खरीदा गया खाद और उर्वरक, जो कि वो अपनी फसलों के उत्पादन में उसका एज अ रॉ मटेरियल, एज अ कच्चे माल की तरह यूज़ करेगा ना भाई। हाँ मध्यवर्ती है सर, अस्तित्व भी खत्म हो रहा है। तो फिर नहीं, आप उसको अंतिम किस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हो। अब मैं, आप हर चीज़ में ये नहीं देखना, हर चीज़ में ये नहीं देखना कि अस्तित्व के, हर चीज़ें सेटिस्फाई करनी चाहिए ना, हर चीज़ सेटिस्फाई करनी चाहिए। मैंने बोला किसान द्वारा खरीदा गया खाद और उर्वरक, तो आप कह रहे हो कि अंतिम है जी। क्यों बोला आपने अंतिम। अब तो ये मध्यवर्ती भी मध्यवर्ती बोल दिया सर मैंने। आप मध्यवर्ती बोल दिया। अच्छा देखिए, कोई भी वस्तु अंतिम है या मध्यवर्ती है, आपको जितने मैंने आपको 7 पॉइंट यहाँ पे बताए हैं, जिसमें से 2 तो ऐसे ही हैं कि उसको जीडीपी में काउंट किया जाता है और वो अंतिम है। 5 पॉइंट, अगर 5 पॉइंट सेटिस्फाई हो रहे हैं, 5 पॉइंट को अप्लाई करके देखिए, ऐसे नहीं डायरेक्ट बोल दिया हाँ जी ये है। 5 पॉइंट को उस पर अप्लाई करके देखिए, अगर हो रहे हैं तो ठीक है, नहीं हो रहे तो भाई अगर एक भी अप्लाई नहीं हो रहा, जैसे कोई हो रहा है रीसेल पर्पस के लिए, अस्तित्व खो रहा है, तो भाई वो जो है मध्यवर्ती बन जाएगी। इसकी बहुत सारे क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करेंगे तब आपको पता चलेगा। नेक्स्ट क्लास में जो है, नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है हम पढ़ेंगे ये अंतिम वस्तुओं के प्रकार कितने तरीके के होते हैं, एंड ये उपभोक्ता वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं, सब क्या होती हैं, ये सब हम पे नेक्स्ट क्लास के अंदर